कपूर फैमिली बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। खाते वक्त इशिका ने ऋषु से कहा, ऋषु, आपको पता है आज शाम को हम सब कहाँ जा रहे हैं? कहाँ मम्मा? ऋषु ने कंफ्यूज होकर पूछा। इशिका ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हम पेट शॉप जा रहे हैं, आपके लिए एक डॉग बाय करने। इशिका की बात सुन ऋषु ने अनबिलीवेबल एक्सप्रेशन के साथ पूछा, सच मम्मा? आप ऋषु को एक पेट डॉग दिलवाओगे? इशिका कुछ कहती कि उससे पहले ही आदित्य बोला, हम एक सिर्फ डॉग खरीदने जा रहे हैं, लेकिन उसे पेट बनाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। आपको उसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी और उसके साथ ही आपको अपनी पढ़ाई पे भी पूरा फोकस करना होगा। There should be no compromise with your studies. ओके। ऋषु एक्साइटेड होकर अपनी चेयर से उतर जाता है और आदित्य के पास जाकर अपने पंजों पर उचककर आदित्य के फेस को हग कर लेता है। डैडी, यू आर द बेस्ट, ऋषु लव्स यू सो मच। ऋषु ने एक्साइट होकर आदित्य को हग करते हुए कहा। आदित्य ऋषु के इस रिएक्शन से बहुत खुश होता है और वो भी ऋषु को हग कर लेता है। आखिर ऋषु उसके दिल का टुकड़ा जो था, ऋषु की खुशी में वो कैसे न होता। तो वही इशिका को भी उन दोनों को ऐसे देख बहुत खुशी होती है। उसके रीबर्थ के बाद से ही उसके मन में हमेशा से एक डर बना रहता था, वो ये को कहीं उसको दोबारा कुछ हो गया तो, कहीं इस बार किसी और वजह से उसकी मौत हो गई तो, या कहीं वो दोबारा अनफॉर्चुनेटली आदित्य और ऋषु से फिर से अलग हो गई तो। क्या आदित्य ऋषु को फिर से ऋषु को अकेला छोड़ देगा? क्या उनके बेटे को फिर से अपनी माँ के साथ अपने बाप को भी को देगा? क्या फिर से वो वही जिंदगी जिएगा जो कि उसने पिछले जन्म में जी थी? नहीं, इस बार नहीं। भले ही राहुल और उसकी फैमिली ने ऋषु को बहुत प्यार दिया, लेकिन ऋषु को उसके असली बाप का प्यार तो हर हाल में नसीब होना ही चाहिए। भले ही उसके सर से उसकी माँ का साया उठ जाए, लेकिन उसके ऊपर से उसके डैडी का साया कभी नहीं उठना चाहिए। इसलिए इशिका पूरी कोशिश करती थी कि आदित्य के मन में ऋषु के लिए खुद से भी ज्यादा प्यार भर दे, ताकि कहीं कभी उसकी वजह से आदित्य ऋषु के साथ वही नाइंसाफी न कर दे जो कि उसने लास्ट टाइम की थी। और अब जब इशिका इन दोनों को और क्लोज होते देख रही थी, तो उसके मन में एक खुशी थी कि उसका प्लान धीरे धीरे सक्सेसफुल होता जा रहा है और आदित्य और ऋषु के बीच का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि वो अपने बेटे को खुद को नजरअंदाज करने दे सकती थी। इसलिए उसने पाउट करते हुए कहा, दिस इज नॉट फेयर बेबी। आपके डैडी को मैंने राजी किया था आपके लिए एक पेट खरीदने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे हक क्यों नहीं मिला? इशिका की बात सुनकर ऋषु तुरंत आदित्य से अलग होकर इशिका को उसकी तरफ झुकने का इशारा करता है। जब इशिका उसकी झुकती है तो ऋषु उसकी गाल पर किस करके कहता है, मम्मा, आप तो डैडी से भी ज्यादा बेस्ट ज्यादा हो, ऋषु लव्स यू द मोस्ट। और इतना कहकर वो इशिका के गले लग जाता है। तो इशिका भी उसको अपनी गोद में बैठा लेती है और आदित्य को चिढ़ाते हुए कहता है, देखा आपने, ऋषु आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। उसकी बात सुनकर आदित्य चिढ़ता नहीं है बल्कि स्माइल करता है। अरे भाई, उसको क्या ही प्रॉब्लम होगी इससे कि उसका बेटा अपनी मम्मा से सबसे ज्यादा प्यार करे, फिर चाहे वो अपनी मम्मा को उससे भी ज्यादा प्यार क्यों न करे। आदित्य तो बस उन दोनों को एक साथ देखकर ही बहुत खुश था। थोड़ी देर बाद ऋषु खाना खाकर अपने रूम में अपना स्कूल बैग लेने चले जाता है। सभी नौकर भी अपने काम धाम में लगे होते हैं और आदित्य और इशिका बाहर कार की तरफ जा रहे होते हैं। चलते वक्त अचानक रुककर इशिका आदित्य से कहती है, आदि, क्या आप मुझसे एक प्रॉमिस कर सकते हैं? उसकी बात सुन आदित्य भी रुककर उसकी तरफ पलटकर देखता है और कंफ्यूजन में कहता है, कैसा प्रॉमिस? इशिका अपना सर झुकाकर कहती है, यही कि अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो आप ऋषु का अभी से ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेंगे और उसको कभी भी मेरी कमी महसूस नहीं होने देंगे। इशिका की बात सुनकर आदित्य का दिल अचानक से दर्द सा उठा। अभी अभी तो उसको अपनी वाइफ का साथ मिलने लगा था, अभी तो उन दोनों के बीच की दूरियां मीटनी शुरू हुई थी। ऐसे में अगर इशिका को कुछ हो गया तो उनका साथ भी हमेशा के लिए नहीं, वो ऐसे कभी किसी बुरे सपने में भी नहीं सोच सकता था। इस ख्याल से सरकार आदित्य ने झट से इशिका को अपने सीने से लगा लिया और उसको कस के हक करते हुए एक सर्द मगर दर्द भरी आवाज में बोला, खबरदार, अगर मुझसे दूर होने की बात भी की तुमने तो तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हर वक्त हर पल तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा हूँ, मेरे होते हुए तुम पर कभी कोई आंच भी नहीं आ सकती। उसकी बात सुन इशिका का दिल पिघल जाता है। उसका मन तो आदित्य की इन इमोशनल बातों में खो जाने का कर रहा था, लेकिन इस वक्त वो अपना असली मकसद नहीं भूल सकती थी, जो कि था आदित्य से ऋषु का कभी न छोड़ने का वादा लेना।
इसलिए उसने आदित्य को खुद से दूर करते हुए कहा, आदित्य, लाइफ में कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, लेकिन क्या पता अगले ही पल मेरे साथ क्या हो। आदित्य ने इशिका के होठों पर अपनी फिंगर रखकर उसको आगे आगे बोलने से रोक लिया और नम आंखों से आगे बोला, अगर तुम्हें कभी कुछ हो गया तो मैं खुद भी नहीं जी पाऊंगा, समझी तुम? इसलिए मुझसे ऐसा कोई भी प्रॉमिस मत लो जिसे मैं पूरा न कर पाऊं। अगर तुम्हें कभी कुछ हुआ तो मैं खुद भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फ्रॉम अर्थ टू हेवन आदित्य विल ऑलवेज फॉलो इशिका। आदित्य की बात सुनकर इशिका की दिल की धड़कनें तेज हो गई। आदित्य कितना प्यार करता था उससे, उसकी बातों में साफ झलक रहा था। और ये बात आदित्य का कोई डायलॉग नहीं था, ये उसकी रियल फीलिंग थी इशिका के लिए, जिससे इशिका बिल्कुल भी अनजान नहीं थी, क्योंकि ये बात तो उसने उसकी पिछली जिंदगी में सच का दिखाई थी। तब वो सच में इशिका की ढाल बनकर उसके सामने खड़ा हो गया था, और वो इसके साथ ही हेवन तक चला भी गया था। लेकिन वो तो भगवान की मर्जी थी शायद, जो कि उनके प्यार की इस खूबसूरत सी दास्तान को आगे बढ़ने का मौका दे दिया। लेकिन इन सब में उस मासूम का क्या कसूर था, जिसकी परवाह उसे इस दुनिया में लाने वाले ने नहीं की। वो दोनों उस मासूम को इस दुनिया में ले तो आए थे, लेकिन उसे अकेले इस दुनिया में छोड़ भी तो दिया था ना। क्या गलती थी उस मासूम की जो उसको अपने माँ बाप के बीच के प्यार की सजा मिली? आखिर कैसे उनका प्यार उनके ही बच्चे के लिए सजा बन बैठा था? क्या प्यार, जिसे दुनिया जिंदगी का सबसे सेल्फलेस एहसास कहती है, क्या वही एहसास किसी मासूम के लिए सजा बन सकता है? नहीं, कभी नहीं। ये तो प्यार के नाम को बदनाम करने जैसे था, और इशिका अपने और आदित्य के प्यार को बदनाम नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए वो आदित्य को समझाने की कोशिश करते हुए नम आंखों से कहती है, आदित्य, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन ऋषु, क्या आप उससे प्यार नहीं करते? आदित्य, सोचिए जरा, हम दोनों के बाद वो क्या करेगा? वो एक छोटा सा बच्चा ही तो है ना, कैसे संभालेगा खुद को वो? इशिका की बात सुन आदित्य को ऋषु के लिए बुरा लगता है। इशिका सच ही तो कह रही थी कि ऋषु उन दोनों के बिना कैसे रह पाएगा। जब इशिका उसे प्यार नहीं करती थी तो उसने ऋषु को संभाला था, लेकिन अगर उसका और इशिका का प्यार एक साथ ही ऋषु से छीन जाएगा तो ऋषु को कौन संभालेगा? आदित्य को इस बात का अंदाजा नहीं था कि राहुल और उसकी फैमिली ऋषु को इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो उसे अडॉप्ट तक कर सकते थे। और अगर वो इस बात का अंदाजा लगा भी लेता तब भी वो ये तो अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ऋषु खुद को उनके जाने के बाद संभाल ही लेगा, और साथ ही वो उन दोनों से कभी उसको छोड़ देने के लिए नाराज भी नहीं होगा। इशिका को जब लगा कि आदित्य पर उसकी बात का असर हो रहा था तब वो आगे बोली, आदित्य, ऋषु हमारा बेटा है, हम दोनों का खून है उसमें, वो हम दोनों का ही हिस्सा है। ऐसे में अगर उसे कोई दुख होगा तो दिल तो हमारा भी दुखेगा ना, तो फिर कैसे हम उसे यूं अकेला बेसहारा छोड़कर जा सकते हैं? इशिका की बात आदित्य को अच्छे से समझ आती है और वो खुद भी इशिका से एग्री करता था। ये सच था कि ऋषु के आंख में वो एक आंसू भी नहीं बर्दाश्त कर सकता था, और उसे पता था कि अब तो इशिका का भी यही हाल था। जब वो किसी और को अपने बेटे हट करते हुए नहीं देख सकता था तो फिर वो खुद कैसे उसे हट कर सकता था? उसे कोई हक नहीं था ऋषु को हट करने का। इसलिए आदित्य ने इशिका से कहा, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऋषु का ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझसे यही प्रॉमिस करना होगा। आदित्य ने अभी ये प्रॉमिस इसलिए कर लिया था क्योंकि उसे खुद भी इस बात का एहसास नहीं था कि वो इशिका से कितना ज्यादा प्यार करता था। उसे तो इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसने इशिका के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन उसकी बात सुन इशिका के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो खुशी से आदित्य को गले लगाते हुए कहती है, थैंक यू सो मच आदित्य, आई ऑल्सो प्रॉमिस यू। शाम के समय एक फेमस पेट शॉप में, ये पूरे इंडिया की सबसे फेमस पेट शॉप थी, और यहाँ सिर्फ बड़े लोग हो आते थे। कोई गरीब तो शॉप के आसपास भी नहीं भटकता था, क्योंकि उन्हें पता था कि अंदर जाकर वो रईसजादों से सिर्फ अपना मजाक ही बनवा कर लौटेंगे। इसलिए वो इस शॉप से दूर ही रहते थे। यहाँ एक से बढ़कर एक बिग शॉट्स आते थे, इसलिए यहाँ की सिक्योरिटी भी काफी अच्छी थी, और इसलिए किसी को भी अपने बॉडीगार्ड्स अपने साथ ले जाना अलाउड नहीं था। जब कपूर फैमिली यहाँ पहुँचती है तो वो भी अपने बॉडीगार्ड्स के बिना ही अंदर जाती है। वैसे आदित्य अगर चाहता तो अपने बॉडीगार्ड्स को अपने साथ भी ले जाता और कोई उसे रोकता भी नहीं, लेकिन फिर भी वो किसी भी बॉडीगार्ड को अपने साथ इसलिए नहीं लेकर गया क्योंकि वो हमेशा रूल्स फॉलो करता था, और साथ ही वो अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करना चाहता था, बिना किसी चौथे इंसान की प्रेजेंस के। वो तीनों जब अंदर आते हैं तो
तीनों ने ही मास्क लगा रखा था क्योंकि तीनों ही इंटरनेट पर फेमस थे। आदित्य और इशिका अपने काम की प्रोफेशन की वजह से, और ऋषु को तो इशिका ने अपने साथ इंस्टाग्राम पर पिक अपलोड करके ही फेमस कर दिया था। वैसे यहाँ वो लोग अकेले ही नहीं थे जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था। यहाँ और भी ऐसी कई लोग थे जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था। शायद उनके भी कुछ निजी कारण होंगे मास्क लगाने के, क्योंकि थे तो वो भी बिग शॉट्स ही। शॉप के अंदर ऋषु आदित्य और इशिका का हाथ थामे हुए ही आता है। जैसे जैसे वो तीनों आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ऋषु की आंखों की चमक और होठों की मुस्कान बढ़ती ही जा रही थी। वो यहाँ आकर और इतने सारे एनिमल्स को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वो सभी बहुत क्यूट थे। ऋषु तो सभी पेट्स को रुक रुक कर देख रहा था। वो सभी उसको इतने अच्छे लग रहे थे कि उसका मन तो सभी को घर ले जाने का कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसे आदित्य की तरफ से सिर्फ एक ही पेट अलाउड किया गया था। इसलिए वो जी भर के हर पेट को देख ले रहा था। तो वही इशिका और आदित्य अपने बेटे को इतना खुश देखकर खुद भी बहुत खुश हो रहे थे। तभी वो एक पैरट्स के सेक्शन की ओर आए। वहाँ 3-4 पैरोट्स थे जो कि अपने में मस्त थे। कोई अपने टॉयज के साथ केवल रहा था तो कोई खाने में बिजी था। तो वही एक पैरट बाहर की तरफ टुकुर टुकुर देख रहा था। कुछ बच्चे और पेरेंट्स उससे बुलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो थोड़ा मूडी था, इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। उसके ट्रेनर ने भी उसे बुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ठहरा उनका सबसे नटखट शैतान। ये महाशय लोगों के जाने के बाद तो खूब पटक पटक बोलते थे, लेकिन लोगों के सामने अधिकतर अपना मुंह खोलते ही नहीं थे। इसी वजह से लोग इन्हें खरीदते नहीं थे। लेकिन यहाँ के सभी स्टाफ मेंबर जानते थे कि वो तोता सच में बहुत ही अच्छा तोता था, और जो भी इसे पेट बनाता वो कभी भी पछताता नहीं, क्योंकि ये कभी भी किसी को बोर नहीं होने देता था। वो तो बस ये यहाँ से जाना नहीं चाहता था, इसलिए लोगों के सामने बेकार होने का दिखावा करता था ताकि उसको कोई न खरीदे। लेकिन ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल था, इसलिए हमेशा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींची देख लेता था। जब सभी उसे बोलने के लिए मिन्नत कर रहे थे तो उसने मुंह फिरा लिया, जैसे मानो कह रहा हो कि मैं ऐसे ही किसी से भी बात नहीं करता। सबको कोशिश करता देख ऋषु भी उसे मानने की कोशिश में जुट गया, लेकिन तोते बाबू ने तो ऋषु को एक नजर देखकर उसे अगले ही पल इग्नोर कर दिया, क्योंकि ऋषु ने अपना मास्क थोड़ा सा हटा लिया था। और उस तोते को अपने से ज्यादा क्यूट लोगों से जलन होती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो लोग उसकी कदर नहीं करेंगे। लेकिन उसकी इस हरकत ने ऋषु का दिल तोड़ दिया। वो पाउट करता हुआ इशिका और आदित्य के पास लौट गया और इशिका के हाथ को खींचते हुए बोला, मम्मा, डैडी। ऋषु को ये पैरट बहुत पसंद आया, लेकिन ये तो ऋषु से बात भी नहीं कर रहा। ऋषु की मासूमियत भरी बात सुनकर इशिका ने बोला, डोंट वरी बेबी, मम्मा है ना, देखो अभी मम्मा कैसे इससे आपका नाम बुलवाती है। इतना कहकर वो उसके ट्रेनर के पास जाकर उसके नेचर के बारे में कुछ बात करती है, तो ट्रेनर उसे बताता है कि ये महाशय डोडो है और ये अपने आप को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझते। इन्हें लोगों की अटेंशन बहुत पसंद है, इसलिए अपने एटीट्यूड से उनके अटेंशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इनकी खासियत ये है कि ये बहुत ही शरारती और नौटंकीबाज है। ये गाना अच्छा गाते हैं। इन्हें सुंदर और क्यूट लड़कियां पसंद है, लेकिन हैंडसम और क्यूट लड़के बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन फिर भी ये किसको भाव दे या न दे, ये कॉम्प्लीटली इनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बारे में ये सब डिटेल्स जानकर इशिका को बहुत हैरानी होती है कि एक तोता ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अब उसे ये तो समझ आ गया था कि डोडो को कैसे मनाना था, इसलिए इशिका ने भी अपना मास्क हल्का सा उतार लिया और दूसरों से अपने उभरे हुए चेहरे को ढककर डोडो के पास चली गई। फिर उसने अपनी स्वीट सी आवाज में बहुत ही प्यार से उसका नाम पुकारा, डोडो, डोडो। उसकी मीठी आवाज सुनकर डोडो का ध्यान इशिका की ओर गया, तो वो इशिका को देखकर उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। ठरकी कहीं का इशिका को देखकर वो तुरंत इशिका के पास आ गया, तो इशिका ने भी जल्दी से अपना चेहरा कवर कर लिया, जिसे देख डोडो को अच्छा नहीं लगा। उसे तो इशिका का खूबसूरत चेहरा देखना था, इसलिए इशिका को इम्प्रेस करने के लिए खुद ही अपने पंख को अपने सर ऐसे फिरने लगा जैसे कि लड़के अपने बालों को स्टाइल मारते हुए करते हैं, जिसे देख आदित्य की आंखें सिकुड़ गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा तोता उसके सामने ही उसकी बीवी के सामने स्टाइल मार रहा था। तो वही ऋषु को बहुत खुशी हो रही थी ये देखकर कि उसकी मम्मा ने डोडो का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। वही दूसरी तरफ सब लोग और डोडो का ट्रेनर भी ये देखकर हैरान थे
कि डोडो का ध्यान किसी ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। उन्होंने इशिका का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन इशिका ने अपने प्लान के दूसरे सेटअप के अकॉर्डिंग डोडो से कहा, डोडो तुम तो बहुत ही क्यूट हो, क्या तुम रिशु बोल सकते हो? रिशु का नाम अभी अभी डोडो ने खुद रिशु के मुंह से सुना था, और उसकी यादाश्त इतनी तेज थी कि उसे तुरंत याद आ जाता है कि रिशु तो वही क्यूट सा बेबी है। बस फिर क्या था, डोडो को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि इशिका उससे रिशु का नाम बुलवाना चाह रही थी। उसे लगा कि इशिका को रिशु पसंद है, जो कि उसे पसंद नहीं आया। वो चाहता था कि सब सिर्फ उसे ही पसंद करे, एक नंबर का जल कुकड़ा जो था। बस इसीलिए उसने रिशु का नाम नहीं लिया, बल्कि रिशु को देखकर एक बार फिर से अपना मुंह पहले को ही तरह झटक लिया, जिससे रिशु का मुंह फिर से लटक गया। अब इशिका ने देखा कि डोडो अभी भी रिशु से दोस्ती नहीं करना चाहता था, तो उसने डोडो को और लुभाने के लिए कहा, डोडो हेलो, मेरा नाम ईशु है। इशिका ने अपना फुल नेम और निक नेम जानबूझकर नहीं बताया, ताकि दूसरों को कहीं उस पर शक न हो जाए। उसकी बात सुनकर डोडो ने तुरंत एक्साइटेड होकर कहा, ईशु ईशु। उसके इस तरह एक्साइटेड होकर खुद का नाम पुकारने से इशिका को बहुत खुशी होती है, और अब तो डोडो उसको खुद भी अच्छा लगने लगा था, इसलिए उसने भी खुश होकर वाओ डोडो वाज सो क्यूट। लेकिन आदित्य और रिशु को उसका इशिका का यूं नाम लेना पसंद नहीं आया, क्योंकि इशिका की अटेंशन उसने अपनी ओर जो कर ली थी। और हमारे आदित्य और रिशु भी कुछ कम जलकुकड़े नहीं थे। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि इशिका का ध्यान किसी और पर जाए, फिर चाहे वो एक तोता ही क्यों ना हो। तो वही दूसरी ओर डोडो तो इशिका को इम्प्रेस करने के लिए अपने 2-4 करतब दिखा रहा था। कभी वो साइकिल चला रहा था, तो कभी छोटा सा पियानो अपनी चोंच से बजा रहा था। उसके ऐसे करतब देख इशिका उससे काफी इम्प्रेस हो गई, जो कि आदित्य और रिशु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो दोनों ही उसे घूरकर देख रहे थे। रिशु ने आदित्य की उंगलियां खींचकर उसे खुद की ओर देखने को मजबूर किया। जब आदित्य ने उसे देखा तो रिशु ने उसे नीचे झुकने का इशारा किया। आदित्य जब झुका तो रिशु ने उससे धीमी आवाज में कहा, डैडी इस डोडो ने मम्मा का सारा ध्यान अपनी ओर कर लिया है। अगर मम्मा ने इसे खरीद लिया तो मम्मा का सारा टाइम इसके साथ खेलने में ही जाएगा। फिर मम्मा रिशु और आपके साथ कब रहेगी? हमें मम्मा को इसको खरीदने से रोकना होगा। आदित्य भी धीमी आवाज में बोला, आप सही कह रहे हो, लेकिन क्योंकि ये आपकी वजह से ही आपकी मम्मा का ध्यान अपनी ओर कर पाया है, इसलिए अब आपको ही अपनी मम्मा का ध्यान इससे वापस अपनी ओर करना होगा। उसकी बात सुन रिशु हाँ में सर हिलाता हुआ कहता है, ठीक है डैडी, अब आप देखना कि रिशु कैसे मम्मा का ध्यान अपनी ओर करता है। जाओ मेरे शेर, जाकर अपनी मम्मा को इस डोडो के चंगुल से छुड़ा कर लाओ, आदित्य ने जोश में कहा। उसकी बात सुनकर रिशु अपनी मम्मा को वापस लाने के मिशन पर निकल पड़ता है। वो जैसे ही इशिका के पास पहुंचता है, वैसे ही डोडो फिर से अपना मुंह फिराकर उसको इग्नोर करता है। लेकिन इस बार डोडो की ये एटीट्यूड उसके काम नहीं आया, बल्कि इस बार ये उस पर ही भारी पड़ने वाला था, क्योंकि अगले हो पर रिशु झूठ मूड में अपनी आंखों को पोंछने लगता है और साथ ही सुबकने भी लगता है, जिससे इशिका को ऐसा लगता है कि रिशु रो रहा था। इशिका एकदम से घबराकर रिशु की तरफ देखकर उससे पूछती है, रिशु बेबी क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रहे हैं? इशिका को अपने जाल में फंसता देख रिशु अपनी आंखों से अपने हाथों को हटा लेता है और दुखी होकर बोलता है, मम्मा देखो डोडो कैसे बार बार रिशु को चिढ़ा रहा है। वो बार बार रिशु को देखकर अपना मुंह फिरा रहा है। रिशु को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी बात सुनकर इशिका को याद आ जाता है कि वो तो यहाँ रिशु के लिए आई थी, ताकि वो रिशु और डोडो की दोस्ती करवा सके, क्योंकि रिशु को वो बहुत अच्छा लगा था और शायद रिशु इसे खरीदना भी चाहता था। इसलिए ये बात याद आते ही इशिका फिर से डोडो से कहती है, डोडो देखो ये रिशु है, ये तुम्हारा दोस्त बनना चाहता है, इसलिए अब तुम जल्दी से रिशु को हेलो बोलो। लेकिन डोडो महाशय ठहरे, एक नंबर के ढीठ, अपनी हरकत से बाज थोड़े न आने वाले थे ये। ऊपर से उसको इशिका का रिशु से प्यार से बात करना भी अच्छा नहीं लगा। अब उसे ये थोड़े ना पता था कि रिशु इशिका का बेटा है और इशिका के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस बार जैसे ही उसने अपनी वही पहली वाली हरकत फिर से दोहराई, इशिका का पारा तो इस बार बिल्कुल ही हाई हो गया।
उसके सामने कोई भी उसके बेटे को इग्नोर करे, ये उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, फिर चाहे ये कोई तोता ही क्यों न करे। इसलिए इशिका ने भी रिशु का हाथ पकड़ा और बोली, चलो बेबी, हम आपके लिए कोई डॉग खरीदते हैं। यहाँ हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि आगे हमें आपके लिए बहुत अच्छा सा डॉग मिल जाएगा। हमें किसी पैरट वेरट को खरीदने की कोई जरूरत नहीं। इशिका की ये बात सुनकर डोडो महाशय के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इशिका ने उसे नजरअंदाज कर दिया, वो भी इतनी आसानी से, जबकि उसने कितनी मेहनत करके उसे इम्प्रेस किया था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रिशु की वजह से इशिका ने उसे इतनी जल्दी इग्नोर भी कर दिया, जबकि अभी 2 मिनट पहले तो वो कितनी खुश थी उसके साथ। वो बस चुपचाप रिशु और ईशु को जाते वक्त देखता रहा। तो वही रिशु भी जाते वक्त पीछे मुड़कर डोडो को देखकर अपनी जीभ बाहर निकलकर उसे चिढ़ाता है, जिसे देख डोडो को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन बेचारा इस बार रिशु को इग्नोर नहीं कर पाता। बेचारे को रिशु को इग्नोर करने की इतनी बड़ी सजा जो मिल गई थी, आज उसने अपने मन के आगे से किसी को भी इग्नोर न करने की कसम खा ली। तो वही रिशु मुड़कर फिर आदित्य की ओर देखता है, जो कि उसे देख बहुत ही खुश हो रहा था। आखिर उसके बेटे ने उसकी वाइफ और अपनी मम्मा को वापस ले आने का मिशन जो पूरा कर लिया था, और अब तो इशिका उस तोते को खरीदने के बारे में सोचेगी भी नहीं। यही सब सोचकर आदित्य ने रिशु को अपने छाती पर बंधे हुए हाथों से ही थम्स अप दिखा दिया, जिसे देख रिशु उसे विंक करता है। तो इसी तरह अंत हुआ डोडो के घमंड का। इशिका, आदित्य और रिशु जैसे ही उस जगह पहुंचने ही वाले थे जहां डॉग्स को रखा गया था, वैसे ही अचानक एक छोटा सा व्हाइट पप्पी भागता हुआ उन तीनों के सामने आकर रुक जाता था, ताकि वो उनसे टकरा न जाए। वो छोटा पप्पी बहुत ही ज्यादा क्यूट था और उसे एक नजर देखते ही रिशु को वो पसंद आ गया। वो जल्दी से इशिका और आदित्य के हाथों से अपना हाथ छुड़वाकर भागता है और दौड़ते हुए उस पप्पी के पास जाकर उसे अपने हाथों में उठा लेता है और उसके बालों को सहलाने लग जाता है। वो पप्पी बिल्कुल भी रिशु को नापसंद नहीं करता, बल्कि वो भी रिशु के उसके बालों को सहलाने से खुशी हो रहा था। इनफैक्ट वो खुद रिशु की हथेली पर अपने बालों को रगड़ रहा था। रिशु को उससे ऐसा करने से बहुत ही खुशी हुई और वो तुरंत पलटकर इशिका और आदित्य के पास उसे ले जाते हुए बोला, मम्मा, डैडी, ये पप्पी बहुत अच्छा है, रिशु को ये बहुत पसंद है, क्या हम इसे ले ले? उसकी बात सुनकर आदित्य बोला, मुझे लगता है कि इसे ऑलरेडी किसी ने खरीद लिया होगा, नहीं तो ये इस तरह इधर उधर भागने की जगह अपने केज में होता। इशिका भी बोली, हाँ, शायद ये अपने नए मालिक से छूटकर यहाँ दौड़कर आया होगा। उनकी बात सुनकर रिशु पाउट करते हुए बोला, तो क्या हम इसे नहीं खरीद सकते? पर रिशु को तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद है और ये रिशु को डिसलाइक भी नहीं कर रहा है। रिशु के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो उस पप्पी को कितना पसंद था। इसलिए उसकी पसंद को ध्यान में रखते हुए इशिका ने आदित्य से कहा, आदि, चलिए चलकर हम उस इंसान से बात करते हैं जिसने इसे खरीदा है, क्या पता वो हमें इसे खरीदने दे। आफ्टर ऑल रिशु एक छोटा बच्चा ही तो है, क्या पता वो इंसान काइंड हार्टेड हो और रिशु को देखकर उसे ये पप्पी खरीदने दे। इशिका की बात सुनकर रिशु भी आदित्य से जिद करते हुए बोला, हाँ डैडी, एक बार आप पूछ लो ना, आपको तो कोई भी माना नहीं करेगा। इशिका और रिशु की बात सुनकर आदित्य भी उनकी बात मानने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखते हुए कहा, ठीक है, हम बस एक बार ही पूछेंगे और अगर वो नहीं माना तो हम कोई जिद नहीं करेंगे। ओके। उसकी बात सुन इशिका और रिशु जल्दी से हमें अपना सर हिला देते हैं और फिर वो तीनों वहां से थोड़ा आगे उस पप्पी के मालिक की तलाश में आगे बढ़े। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वो अचानक रुक गए, क्योंकि उनके सामने से अमित और मोहित आ रहे थे। उनके साथ एक स्टाफ मेंबर और उस पप्पी का ट्रेनर भी था। वो लोग इधर उधर कुछ ढूंढ रहे थे, इसलिए उन्होंने उन तीनों को नहीं देखा, लेकिन उन तीनों ने तो उन्हें देख ही लिया था और उन्हें देखते के साथ ही उनके चेहरे का सारा रंग फीका पड़ गया। उन तीनों को ही ऐसा लगा कि अब उनकी मस्ती का टाइम खत्म होने वाला है और माहौल डिप्रेसिंग होने वाला है। इशिका को तो अमित और मोहित को देखकर बहुत गुस्सा भी आता है। वो उन दोनों से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने आदित्य और रिशु से कहा, चलिए यहाँ से कहीं और चलते हैं। आदित्य और रिशु भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को पता था कि अमित और मोहित ने अगर उनको देखा तो वो जरूर उससे बात करने आ जाएंगे और ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन जैसे ही वो तीनों वहां से जाने को होते हैं कि तभी वो ट्रेनर इधर उधर कुछ ढूंढते हुए जोर से आवाज लगाता है, स्नफी।
स्नफी, कहाँ हो बच्चा? उस ट्रेनर की आवाज सुनकर रिशु को बाहों में वो पप्पी कुकू करते हुए रिशु की बाहों में खुद को छिपाने की कोशिश करता है। उसकी इस हरकत को देखकर रिशु हैरान होकर वहीं रुक जाता है। उसे पता नहीं था कि वो पप्पी ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन इशिका और आदित्य को ये समझते देर नहीं लगी कि वो पप्पी ही स्नफी है और वो शायद रिशु की बाहों में उन लोगों से दुबकने की कोशिश कर रहा था। इशिका और आदित्य एक दूसरे को देखते हैं। उन दोनों की ही आंखों में थोड़ी परेशानी सी झलक रही थी, क्योंकि उन दोनों को ये भी समझा गया था कि स्नफू को अमित ने ही खरीदा था। वो इसलिए दुखी थे क्योंकि उनको पता था कि अब वो रिशु के लिए स्नफी को नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि वो अमित से उसे किसी भी हालत में मांगने वाले नहीं थे। हाँ, वो भले ही उससे स्नफी को फ्री में नहीं मांगने वाले थे, लेकिन फिर भी अमित से मांगने का सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए इशिका और आदित्य आंखों ही आंखों में कुछ इशारे करते हैं और फिर इशिका रिशु के पास जाकर उससे प्यार से कहती है, रिशु बेबी, वो लोग इस पप्पी को ही ढूंढ रहे हैं, शायद उन्होंने ही इसे खरीदा है, इसलिए आप। इशिका कुछ और बोल पाती कि उससे पहले ही मोहित की तेज आवाज उन तीनों के कानों में सुनाई दी, जो कि स्नफी का नाम ही पुकारता हुआ उनके और ही भागा आ रहा था। ये देखते ही उन तीनों का मुंह बन गया। आखिर वो लोग पकड़े ही गए, इसलिए अब तीनों खड़े ड्रामे का इंतजार करने लगे। मोहित जैसे ही वहां भागता हुआ आता है, उन तीनों को एक साथ देखकर वो बिल्कुल भी हैरानी नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि वो तीनों आज शाम को यहाँ आने वाले थे, इसलिए वो भी जिद करके यहाँ आ गया था। लेकिन उसे ये कैसे पता कि वो तीनों आज शाम को यहाँ आने वाले थे? वो ऐसे कि हमारे रिशु बेबी इतने ज्यादा एक्साइटेड थे आज शाम को लेकर कि स्कूल में हर जगह इस बात का ढिंढोरा पीट रहे थे। रिशु बेबी को ये नहीं पता था न कि हमेशा अपने आसपास देखकर ही बोलना चाहिए। बस इसलिए मोहित को ये बात पता चल गई थी और वो यहाँ इशिका से मिलने के इरादे से यहाँ आया था, क्योंकि उसने काफी दिनों से देखा नहीं था। और अब तो वो डर के मारे रात को इशिका की लोरी वाली रिकॉर्डिंग भी नहीं सुन पाता था, क्योंकि उसको डर लगता था कि कहीं रूपाली को इस बारे में पता चल गया तो वो उस रिकॉर्डर को तोड़ ही न दे। बस इसीलिए उसने उस रिकॉर्डर को अच्छे से छिपा रखा था, क्योंकि रूपाली अपनी मौज की वजह से फिलहाल अमित के घर पर ही रह रही थी। मोहित ने सोचा कि वो उसे तब सुनेगा जब रूपाली वापस अपने अपार्टमेंट लौट जाएगी, और इसलिए वो यहाँ बहुत देर पहले ही अमित के साथ आ चुका था। और जब उसे पता चला कि आज सिर्फ एक पप्पी और एक बिच, जो कि उसकी माँ थी, सिर्फ यही दोनों अवेलेबल थे, और जैसे ही ये बात उसे पता चली वैसे ही उसने तुरंत वो पप्पी खरीद लिया, क्योंकि उसे पता था कि रिशु एक डॉग या पप्पी ही लेना चाहता था। इसलिए स्नफी को लेकर उसे बहुत ही खुशी हो रही थी, ये सोचकर कि अब वो रिशु का उतरा हुआ चेहरा देख पाएगा। और उसने तो ये भी सोच लिया था कि कल वो स्कूल में सबके सामने रिशु की हंसी उड़ाएगा, जब वो बिना किसी डॉग या पप्पी को खरीदे ही स्कूल जाएगा। फिर सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे। उसने तो ये भी सोचा था कि वो जानबूझकर रिशु को चिढ़ाने के लिए छुट्टी के वक्त अपनी नैनी को उसके पप्पी के साथ स्कूल उसे पिक करने बुलाएगा, जिससे रिशु का चेहरा और भी ज्यादा उतार जाएगा। और ये सब सोचकर वो मन ही मन बहुत खुश था। इसी बीच स्नफी उसकी गोद से उतरकर भाग गया और वो लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गए थे। लेकिन जैसे ही उसने स्नूफी को रिशु को गोद में देखा, उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे एक पल के लिए लगा कि कहीं रिशु स्नफी को खरीद न ले। ऐसे तो उसका प्लान फेल हो जाता, जो कि वो कभी नहीं होने देना चाहता था। इसलिए उसने जल्दी से रिशु के पास जाकर स्नफी को रिशु के हाथों से जबरदस्ती छीन लिया और गुस्से में रिशु से बोला, छोड़ो स्नफी को, ये मेरा पपी है। मोहित की इस हरकत से सभी हैरान हो जाते हैं, सिवाय इशिका के, क्योंकि वो तो मोहित की इस हरकत पर बहुत ही गुस्सा हो गई थी। इसलिए उसने भी गुस्से में मोहित से कहा, ये क्या तरीका है तुम्हारा पप्पी को वापस लेने का? इतने रूडली खींचा है इसे तुमने, जैसे कि ये कोई चीज हो। ऐसे ध्यान रखोगे तुम इसका? इशिका का गुस्सा देखकर मोहित थोड़ा डर जाता है और साथ ही उसे इशिका का यूं उस पर गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता, वो भी रिशु और इस पप्पी के लिए। और उसे कहीं न कहीं इशिका की बात सुनकर थोड़ा हद भी फील होता है। कहा तो पहले उसकी इशिका आंटी हमेशा उससे बहुत प्यार से बात करती थी, उसकी फिक्र करती थी और उसकी सभी जरूरतों का ध्यान भी रखती थी। लेकिन आज की इशिका आंटी बिल्कुल बदल गई थी। वो अब न तो उससे प्यार से बात ही करती थी, न ही उसकी फिक्र करती थी और न ही उसकी जरूरत का ध्यान करती थी। अब वो बस रिशु से प्यार से बात करती थी, उसकी फिक्र करती थी और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती थी। मोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि उसकी इशिका आंटी उससे इतना नाराज हो गई थी
कि वो हमेशा उसकी जगह रिशु की ही साइड लेने लगी थी। उसकी तो जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। अब शायद उसकी इशिका आंटी उसकी आंटी नहीं रही और रिशु को मम्मा बन गई थी। जैसे ही ये ख्याल मोहित के दिमाग में आया, उसे रिशु से बहुत ज्यादा जलन होने लगी। तो वही जब अमित ने इशिका को मोहित से ऐसे बात करते देखा, तो वो भी वहां भागते हुए आया और आकर इशिका से बोला, इशिका, आजकल तुम मोहित पर हमेशा गुस्सा क्यों करती रहती हो? वो एक छोटा सा बच्चा ही तो है। अपनी चीज को दूसरे के पास देखकर उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने वापस ले लिया। इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? गुस्सा करने वाली बात है तुम्हारे बेटे का रूड बिहेवियर, एक सर्द आवाज में आदित्य ने अमित की बात का जवाब देते हुए कहा। उसकी आवाज में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था, और वो गुस्सा होता भी क्यों न, आखिर इस अमित की इतनी हिम्मत कैसे हुई उसकी वाइफ से इस तरह बात करने की? आदित्य की टोन से ही अमित को उसके गुस्से का एहसास हो गया। तभी उसको ये रियलाइज हुआ कि आदित्य भी यही था। असल में उसने तो आदित्य को नोटिस ही नहीं किया था, क्योंकि एक तो आदित्य थोड़ा पीछे खड़ा था और फिर उसकी नजर तो सिर्फ इशिका पर ही थी। वो भी यहाँ सिर्फ और सिर्फ इशिका से ही मिलने का लिए आया था, क्योंकि जब उसने मोहित को पेट खरीदने के लिए ये कहते हुए माना किया था कि वो अभी छोटा है और पेट की केयर नहीं कर पाएगा, तब मोहित ने भी मुंह फुलाकर ये बोली थी कि रिशु के पेरेंट्स भी उसे एक पेट दिलवाने वाले हैं। बस फिर क्या था, अमित भी इशिका से मिलने का लिए यहाँ आ गया, लेकिन उसे इशिका का यूं मोहित पर बार बार गुस्सा करना, और वो भी रिशु के लिए, बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्योंकि एक तरफ मोहित रूपाली का बेटा था, लेकिन दूसरी तरफ रिशु वो इशिका का बेटा था। वो मोहित से प्यार करता था क्योंकि वो रूपाली से प्यार करता था, लेकिन रिशु वो उसे नापसंद करता था, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो इशिका को नापसंद करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आदित्य का बेटा था। उसे खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की से वो प्यार करता था उसके नाजायज बेटे को प्यार करता था। ये जानते हुए भी वो उसका और किसी और आदमी का बेटा है। लेकिन इशिका, जिससे वो प्यार नहीं करता था, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे इशिका का जायज बेटा पसंद नहीं था। रूपाली का किसी और के साथ होना और किसी और के बच्चे को अपनी कोख में पालने और जन्म देने का ख्याल उसको नहीं चुभता था, लेकिन इशिका का आदित्य के साथ होना और उसके बच्चे को जन्म देने का ख्याल उसको बहुत चुभता सा था। वो जब भी रिशु को देखता था तो उसे वही इशिका और आदित्य के एक साथ होने का ख्याल आता था, और इसलिए रिशु उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन उसे अपनी इन फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं था। उसे बस इतना पता था कि वो आदित्य और रिशु को नापसंद करता था। जब अमित को आदित्य की प्रेजेंस का एहसास होता है तो वो खुद के गुस्से पर कंट्रोल करता है, क्योंकि वो आदित्य से पंगा नहीं ले सकता था। इसलिए वो आदित्य को देखकर अपनी टोन को थोड़ी नॉर्मल करते हुए बोला, सॉरी मिस्टर कपूर, लेकिन मोहित और रिशु दोनों ही बच्चे हैं, और बच्चों के बीच तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती ही रहती है, लेकिन हम पेरेंट्स को इस तरह बच्चों के बीच नहीं बोलना चाहिए। इसलिए मुझे इशिका का यूं मोहित पर गुस्सा होना अच्छा नहीं लगा। अमित की बात सुन इशिका झट से बोलती है, लेकिन पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को सही और गलत सिखाने की। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसके पेरेंट्स को उसे इस बात को बताना चाहिए और समझाना भी चाहिए, और तुम तो ऐसा करने से रहे और दूसरों पर हो गुस्सा दिखा रहे हो। इशिका की बात सुनकर अमित की मुठ्ठियां भींच जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इशिका उसको और मोहित को ऐसे कोस रही थी। उसे इशिका की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ कह भी तो नहीं सकता था, इसलिए उसने वहां से जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि वो इशिका को अब और रिशु की और आदित्य की और साइड लेते नहीं देख सकता था। उसे इन तीनों की फैमिली को एक साथ देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक चुभन सी होती थी उसे इन तीनों को एक साथ देखकर, और खासकर कि तब जब वो इशिका को आदित्य और रिशु के साथ खुश देखता था, क्योंकि ये सब पहले वो उसके और मोहित के साथ करती थी। लेकिन अब वो उन दोनों को छोड़कर आदित्य और रिशु के पास चली गई थी, जो कि उसे बहुत चुभता था। इतने में ही वो स्टाफ मेंबर और ट्रेनर भी वहां आ जाते हैं। वो इशिका, आदित्य या रिशु को उनके मास्क की वजह से नहीं पहचान पाते। उनके लिए तो वो उनके नए कस्टमर्स थे, इसलिए वो स्टाफ मेंबर तुरंत माहौल को शांत करवाने की कोशिश करता हुआ कहता है, अरे आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? दोनों बच्चे छोटे हैं, इसलिए इस मामले को ज्यादा खींचने को कोई जरूरत नहीं है। फिर वो ट्रेनर भी अमित से कहता है, चलिए सर, मैं आपको स्निफी के रूटीन के बारे में बता देता हूँ। तभी वो स्टाफ मेंबर भी कपूर फैमिली, जो कि इस वक्त बहुत बुरे मूड में थे, उनसे कहता है, आप लोग भी हमारे साथ चलिए। अभी हमारे पास मैंडी नाम की एक बीच भी है, जो कि स्निफी की माँ है।
आप चाहे तो चलकर उसे खरीद सकते हैं। उसकी बात सुनकर ऋषु उदास मन से इशिका की ओर देखकर कहता है, लेकिन ऋषु को तो स्नफी पसंद है। उसका उदास चेहरा देखकर आदित्य और इशिका को बहुत बुरा लगता है। तो वही मोहित को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। आखिर उसने जो सोचा था वो हो ही गया था। आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी रीबर्थ ऑफ स्वीट वाइफ एंड मॉम। मिलते ही नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए